भाभी के आते ही ननंद का मायका बना स्वर्ग। अनुराग घर पे है, बुला देंगे आप उसे? आप कौन? भैया बाहर गए हैं। जी, मैं अनुराग का दोस्त हूँ, उससे मिलने आया हूँ। कब तक आ जाएगा वो? वो कुछ सामान लेने के लिए गए हैं, शायद थोड़ी देर में आ जाए। हाँ ठीक है, तो फिर मैं यहीं उसका थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ। थोड़ा पानी मिलेगा? बाहर से आया हूँ ना, बहुत प्यास लग रही है। राज सोफे पर बैठकर इंतजार करने लगता है तो वहीं तारा रसोई में पानी लेने के लिए चली जाती है। ग्लास में पानी डालते हुए तारा के हाथ बार बार कंपकपाने लगते हैं। अब क्या करूं मैं? भैया पता नहीं कब तक आएंगे। माँ और पापा भी बाहर गए हैं, बचा लेना मुझे। तारा डरते डरते राज के लिए पानी लेकर आती है और उसे पानी देकर घर की सफाई करने लगती है। तभी अनुराग घर आता है और जब वो अपनी बहन को राज के साथ अपने घर में देखता है तो अरे राज, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे बस तुझे यूं ही मिलने के लिए आया था, काफी दिन हो गए ना। अच्छा चल कहीं बाहर चलते हैं, घर पर क्या करेंगे? अनुराग अब राज को लेकर बाहर जाने लगता है तो वहीं जाते जाते अनुराग बड़ी बड़ी आंखें करके तारा को घूरता है, जिससे तारा काफी घबरा जाती है। और अब घर का काम खत्म कर तारा जब अपने कमरे में बैठी होती है तभी बाहर से अनुराग आता है और तारा के बाल खींचते हुए। तो क्या कर रही थी मेरे दोस्त के साथ? सच सच बता, शर्म नहीं आई तुझे? भैया मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस घर की सफाई ही कर रही थी, तभी आपके दोस्त आ गए थे। अरे जब पता था कि माँ पापा बाहर गए हैं और मैं भी घर पर नहीं हूँ तो मना नहीं कर सकती थी? तेरे कहने से ही बैठा होगा वो, रंग के लिए मना नहीं होगी ना, इसीलिए मना नहीं किया होगा तूने। भैया मुझ पर यकीन करिए, उन्होंने खुद ही कहा बैठने के लिए, मैं कैसे मना कर सकती थी? उन्हें बस पानी देकर मैं घर के काम में लग गई थी। अगर तू जलते अंगारों पर भी खड़ी होकर कहेगी ना तो भी मुझे तेरी बात पर यकीन नहीं है, समझी तू? अनुराग अब तारा को बेड पर जोर से धक्का देता है और सीधा वहां से चला जाता है और बेचारी तारा अपने बाल पकड़कर रोने लगती है। हे भगवान, कब तक मुझे इस दर्द से गुजरना होगा? या तो तू सब कुछ ठीक कर दे या मुझे अपने पास बुला ले। ऐसे अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। रात का वक्त होता है। तारा के माता पिता और भाई बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अरे सुनीता, तुम्हें मोहन भाई साहब याद है ना? उनकी बेटी है ना लक्षिता, उसकी अभी अभी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी हुई है और एक बड़े से सरकारी अस्पताल में उसकी नौकरी भी लग गई है। वो उनकी बेटी थी भी तो संस्कारी, हमेशा पढ़ाई लिखाई में रहती थी, हमारे घर भी आती थी तो भी बस किताब ही पढ़ती रहती थी। पता नहीं हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जो हमें ऐसी औलाद मिली है। अरे आप लोग क्यों बार बार उसका नाम लेते रहते हैं? मुझे तो उसकी शक्ल भी देखना नहीं पसंद है। तारा जो रसोई में सबके लिए रोटी बना रही थी, रोटी लाते हुए अपने माता पिता और भाई की बातें सुन लेती है, जिससे तारा की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। और अब उसके खाने के बाद तारा जैसी किचन में अपनी प्लेट में खाना निकालने लगती है कि तभी तारा की माँ सुनीता किचन में आती है और उसके हाथ से खाने की प्लेट छीनकर, किसने कहा तुझे कि तू ये आज का ताजा बना खाना खा सकती है? तू ये नहीं खाएगी। इतना कहकर सुनीता फ्रिज में रखी हुई 4 दिन पुरानी बासी सब्जी निकालती है और सारा ताज़ा बचा हुआ खाना फ्रिज में रखकर उसे लॉक कर देती है। तो इसी खाने के लायक है, ये पकड़ और इस सब्जी के साथ रोटी खा। लेकिन माँ देखो ना, ये सब्जी कितनी बासी हो गई है और इसमें से तो स्मेल भी आ रही है, मैं इसे कैसे खाऊंगी? इसे खाकर मर जा, कम से कम हमें सुकून तो मिलेगा। और कितनी बार कहा है कि मुझे माँ मत कहा कर, तेरे मुंह से ये माँ शब्द मुझे काली जैसा सुनाई देता है। माँ आप लोग क्यों मेरे साथ ये सब कर रहे हैं? मुझे अब ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। ये जो भी कुछ तेरे साथ हो रहा है ना, इन सब की वजह तू खुद है, समझी? तूने खुद ही अपनी जिंदगी खराब की है। इतना कहकर सुनीता अब सीधा अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं सब्जी से बदबू आने के कारण तारा सिर्फ पानी पीकर ही अपने कमरे में सोने चली जाती है। कहने को तारा इस बड़े अमीर परिवार की इकलौती बेटी थी, लेकिन तारा के साथ हो रहा बर्ताव बद से बदतर था। जहां शादी से पहले लड़कियों के लिए उनका मायका स्वर्ग से कम नहीं होता, तो वहीं तारा जैसी लड़की अपने मायके में नरक जैसी जिंदगी जी रही थी। आखिरकार क्यों तारा के साथ ये सब हो रहा था, यही जानने के लिए आइए दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि बस पलके झपकाती हूँ और सुबह के 4 बज जाते हैं। सारा शरीर थकान के मारे दर्द कर रहा है, आंखों में नींद भरी पड़ी है, लेकिन उठकर काम तो करना ही पड़ेगा ना। तारा नींद से आंखें रगड़ते हुए उठती है और सुबह के 4 बजे से ही घर के सारे काम करना शुरू कर देती है। डस्टिंग, झाड़ू पोछा, आंगन की सफाई सब करके तारा सबके कपड़े गंदे धोकर उन्हें छत पर सुखा रही होती है। सुबह के तकरीबन 6:30 बजे होते हैं। आस पड़ोस की औरतें नींद से उठकर जैसे ही सुबह सुबह छत और बालकनी पर आकर तारा को काम करते देखती हैं तो
देख रही हो मनोरमा, सुनीता के लड़के सुबह सुबह घर के काम करने शुरू कर देती है। पता नहीं ये बेचारी कितना काम करती है। वैसे तो उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी सारा काम घर की लड़की से ही करवाते हैं। और नहीं तो क्या, जब देखो बस इनकी लड़की काम ही करती रहती है। कभी कभी तो लगता है कि जैसे ये उनकी सगी औलाद ही नहीं है। अपनी जवान लड़की से कोई इस तरह दिन रात काम करवाता है क्या? आस पड़ोस की औरतों को भी तारा की हालत पर तरस आता है, लेकिन उसके घर वालों को नहीं। ऐसे ही अब 1 से 2 दिन गुजर जाते हैं और आज पड़ोसन उर्मिला सुनीता से मिलने घर आती है। सुनीता, अब तो कुछ समय में तुम्हारी बहू भी आ जाएगी। तुम कहीं टीवी सीरियल वाली सास मत बन जाना। एक माँ की तरह ही अपनी बहू के साथ रहना, फिर देखना बहू भी बिल्कुल बेटी की तरह प्यारी लगेगी। अरे हाँ, पता है मुझे। तुम भी ना, तुम्हें क्या मैं इतनी बुरी सास दिखाई देती हूँ? सुनीता और उर्मिला अनुराग की शादी को लेकर बातें करने लगते हैं कि तभी किचन से तारा उनके लिए नाश्ता लेकर आती है। जैसे ही तारा नाश्ते के प्लेट टेबल पर रखती है कि तभी उर्मिला की नजर तारा के साइड से फटे सूट पर जाती है, जिसे देखकर। तारा बेटा, तुमने ये फटा सूट क्यों पहना है? और वैसे भी जब से तुम यहाँ आई हो, अक्सर मैंने तुम्हें इसी तरह के सारे सिंपल सूट में ही देखा है। तुम जीन्स टॉप वगैरह नहीं पहनती हो क्या? मेरी बेटी को तो इनके अलावा कुछ पसंद ही नहीं है। इसे इस तरह के कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता है ना, तो ये नहीं पहनती। और ये सूट तो अभी कील में लगकर फटा था। जाओ तारा बेटा, सूट बदल लो। तारा अब सीधा अपने कमरे में आकर अपनी अलमारी खोलती है, जिसमें लगभग तारा के पास सारे फटे पुराने ही सूट थे। तभी कुछ देर में सुनीता कुछ सूट लेकर तारा के पास आती है। ये कल मैं बाजार से खरीदी थी, 50-50 रुपए के लिए थे। इन्हें ही पहनना अब से। तेरे फटे कपड़ों की वजह से कहीं सारे मोहल्ले में बेइज्जती ना हो जाए। लाखों रुपए की संपत्ति होने के बावजूद भी सुनीता अपनी बेटी के लिए 50 रुपए के सस्ते सूट ही लाती है, जिन्हें पहनने के अलावा अब तारा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसी तरह कुछ वक्त और गुजरता है और आज आखिरकार अनुराग की शादी का दिन आ जाता है। बारात निकलने को होती है और बेचारी तारा बस घर के कामों में लगी होती है। थोड़ी देर में हम बारात लेकर निकल जाएंगे। अगर कोई पूछे तो कह देना कि हमारे यहाँ बेटियां भाई की बारात में नहीं जाती, समझी? और हमारे आने तक बहू के गृह प्रवेश और बाकी चीजों की अच्छे से तैयारी कर लेना। हर बहन की तरह तारा की भी चाहत होती है कि वो अपने भाई की शादी में जाए, लेकिन तारा की चाहत बस उसकी चाहत ही बनकर रह जाती है। जहाँ दूसरी तरफ बारात डेकोरेशन वेन्यू पर पहुंचती है तो वहीं। अरे सुनीता बहन, कब से देख रही हूँ, आपकी बेटी नहीं दिखी अभी तक मुझे। अरे हमारे यहाँ घर की बेटियां भाइयों की शादी में नहीं जाती, इससे भाइयों के ग्रह भारी होते हैं। अरे ये तो सब पुराने जमाने की बात है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। पर भाई की शादी में बहन के आने से कैसा कुछ बुरा हो सकता है? अब ये तो बस मानने वालों की बात है। हमारे कुछ रीति रिवाज हैं और हम उन्हें हमेशा निभाते हैं। सुनीता की ऐसी बातें ममता को काफी अजीब लगती हैं, जिसके बाद अब थोड़ी देर में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और अनुराग की शादी एक पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की से हो जाती है। शादी के बाद अब बहू घर आती है, जहां सुनीता बड़े धूमधाम से उसका गृह प्रवेश करती है। थोड़ी देर में शादी के बाद की छोटी मोटी रस्में शुरू हो जाती हैं, जहां सभी मेहमान और पड़ोसी नई बहू के आसपास बैठकर हंसी मजाक और बातें कर रहे होते हैं, तो वहीं घर की बेटी नौकरानी की तरह घर के कामों में लगी होती है। मुझे लगा था तारा शादी में नहीं आई है तो घर पर तो अच्छे से तैयार होकर तैयारी कर रही होगी, लेकिन ये तो किसी मीट की तरह बनी हुई है। अरे तारा बेटा, आप काम ही करती रहेगी, अपनी भाभी के साथ अपना फोटो भी खिंचवाएगी। और फोटो वाला भैया, दोनों ननद भाभी की बढ़िया सी फोटो खींचना। अरे फोटो के लिए तो पूरी जिंदगी बाकी है, अभी से काम करने दो। तारा, बाहर कुछ और मेहमान बैठे हैं, उनके लिए जूस ले जाओ। सुनीता अपनी बेटी को 1 मिनट के लिए भी अपनी बहू के आसपास नहीं आने देती। इसी तरह 1 से 2 दिन गुजर जाते हैं। सुबह का वक्त होता है, तारा नाश्ते की तैयारी कर रही होती है कि तभी किचन में यामिनी आती है। अरे तारा, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैं कब से फ्री बैठी थी। क्या बना रही हो नाश्ते में? मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं भाभी, मैं कर लूँगी। आप इतनी गर्मी में किचन में क्यों आई हैं? आप बाहर जाइए, मैं सब कर लूँगी। अरे तो क्या सिर्फ मेरे लिए ही गर्मी है, तुम्हारे लिए नहीं है? दिखाओ, पराठे मैं बना देती हूँ, तुम चाय बना लो। यामिनी जबरदस्ती तारा की किचन में मदद करने लगती है, जिससे तारा मन ही मन काफी ज्यादा डर रही होती है कि तभी सुनीता रसोई में आती है और जब वो यामिनी को किचन में मदद करते देखती है तो। यामिनी बहू, ये क्या कर रही हो? तारा, अभी तेरी भाभी को आए हुए 1 हफ्ता भर भी नहीं हुआ और तू उससे काम करवाने लग गई। मैंने भाभी को नहीं बोला था, अब भाभी से पूछ लो। मैं तो भाभी को मना कर रही थी।
मम्मी जी, इसने तो मुझे मना ही किया था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती की। और क्या हुआ अगर मैंने तारा की थोड़ी सी हेल्प कर दी तो? इस काम के लिए तारा है ना, कल को इसकी शादी होगी तो सारे काम आने चाहिए इसे। और सुनो बहू, बाहर तुमसे मिलने कुछ लोग आए हैं, ये यही कर लेगी नाश्ते की तैयारी। सुनीता यामिनी का हाथ पकड़ती है और उसे बाहर ले जाती है। ये सब देखकर यामिनी को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। और ऐसे ही अब 1 से 2 दिन गुजर जाते हैं। सुबह के 4 बज रहे होते हैं कि तभी गर्मी से प्यास के मारे यामिनी की एकदम से आंख खुलती है। अरे यार, पानी खत्म हो गया, अब जाकर लाना पड़ेगा। यामिनी नींद में होती है और सीधा किचन की तरफ जाने लगती है कि तभी यामिनी देखती है कि सुबह के 4 बजे तारा घर की साफ सफाई में लगी है। ये देखकर यामिनी की एकदम से नींद खुल जाती है। सुबह के 4 बज रहे हैं और तुम इस वक्त घर के काम कर रही हो? कोई पूजा वगैरह है क्या आज? लेकिन मम्मी जी ने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। भाभी, वो मुझे आदत है सुबह जल्दी उठने की, और अब उठ जाती हूँ तो घर के काम भी कर लेती हूँ। आप जाकर सो जाइए, मैं अब कपड़े धोने जा रही हूँ। तारा इतने बड़े घर की इकलौती बेटी है और बिल्कुल किसी नौकरानी की तरह घर के काम करती रहती है। मैं जब से आई हूँ मैंने किसी को भी तारा से हंसकर या प्यार से बात करते हुए नहीं देखा, और तारा भी हमेशा डरी डरी सी रहती है। कुछ तो बात है जो मुझसे अभी तक छुपाई जा रही है, पता लगाना पड़ेगा। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। सुबह का वक्त होता है, सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी यामिनी, हम लोग नाश्ता ले लेंगे, तुम बैठो और ये लो, तुम भी कुछ खा लो। नहीं भाभी, वो मैं बाद में खाऊंगी। तारा को अकेले में खाना पसंद है, वो हम सबके साथ शुरुआत से ही बैठकर नहीं खाती। लेकिन क्यों तारा, सबके साथ बैठकर तुम खाना क्यों नहीं खाती हो? सबके साथ बैठकर खाना चाहिए, इससे परिवार में प्यार भी बढ़ता है। अरे बहू, जब इसे पसंद नहीं है तो क्यों जबरदस्ती करना। तारा, जाओ अंदर से मेरे लिए थोड़ी और चाय ले आओ। तारा रसोई में चाय लेने चली जाती है। वहीं थोड़ी देर बाद जब यामिनी तारा से बात करने उसके कमरे में आती है तो देखती है कि तारा कल रात की बची हुई रोटी और सब्जी नाश्ते में खा रही है। ये देखकर, तुम ये रात का बासी खाना क्यों खा रही हो नाश्ते में? तुमने तो आज सुबह इतना सब कुछ बनाया था, वो क्यों नहीं खा रही? भाभी, वो रात का खाना बच गया था तो खराब भी नहीं था, तो सोचा यही खा लूं, वरना फेंकने में जाता तो बुरा लगता मुझे। सच सच बताओ, कोई बात है क्या जो छुपा रही हो? देखो, तुम मुझे बता सकती हो, कोई प्रॉब्लम है तो हम उसका बिल्कुल सॉल्यूशन निकालेंगे। नहीं भाभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अब मैं जल्दी से नाश्ता कर लूं, फिर बचा हुआ काम भी तो करना है। जैसे तैसे कर तारा उसे भेज देती है। और ऐसे ही अब 2 दिन गुजर जाते हैं। तारा आंगन में पोछा लगा रही होती है कि तभी एक डिलीवरी बॉय आता है। क्या यामिनी जी का घर यही है? उनके नाम से एक पार्सल था। हाँ भैया, यही है, लेकिन अभी भाभी नहाने के लिए गई हैं। आप ये पार्सल ले लीजिए। अपने बैग से पार्सल निकालकर डिलीवरी बॉय जैसे ही तारा को देने लगता है कि तभी उसके हाथ से पार्सल छूट जाता है। तारा और डिलीवरी बॉय साथ में उस पार्सल को उठाने के लिए झुकते हैं और गलती से दोनों का हाथ टच हो जाता है। तभी बाहर से सुनीता आती है और ये देखकर बिना कुछ पूछे समझे तारा को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। जरा सी देर मैं घर से बाहर क्या नहीं गई और तेरी अय्याशी फिर से शुरू हो गई। सुनीता तारा को खरी खोटी सुनाई रही होती है कि तभी वहां यामिनी आती है। अरे ये सब क्या हो रहा है और तारा रो क्यों रही है? पता नहीं इस लड़के के साथ ये क्या कर रही थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। मैडम, आप गलत समझ रही हैं, मैं डिलीवरी बॉय हूँ। वो तो पार्सल गिर गया था तो उठाते हुए हमारा हाथ टच हो गया। ये देखिए, इस पार्सल पर यामिनी जी का नाम भी लिखा है। हाँ माँ जी, ये मेरा ही पार्सल है, मैंने 2 दिन पहले ऑर्डर किया था। फिर भी थोड़ी दूरी बनाए रखो ना। और अब तू यहाँ खड़े खड़े क्या रो रही है? जा जाकर काम कर। जवान नंद को खरी खोटी सुनाना और मार खाना देखकर आज यामिनी इन सब चीजों के बारे में अनुराग से बात करती है। पता है, माँ जी ने बिना सोचे समझे तारा पर हाथ उठा दिया और उसे कितना कुछ सुनाया। मैं जब से यहाँ आई हूँ तारा हमेशा गुमसुम सी रहती है, पूरा दिन घर के कामकाज में लगी रहती है, मुझे तो कुछ हाथ भी नहीं लगाने देती। इतना बड़ा घर और पैसा होने के बावजूद भी आप लोग तारा से ही सब कुछ करवाते हैं, ऐसा क्यों? उसने शुरू से ही खुद से सब करना सीख लिया है, तो हम क्या करते। और यामिनी, ये वक्त हमारा है ना कि इन बातों का, तो प्लीज ये सारी बातें करके मेरा मूड स्पॉइल मत करो। अनुराग की ऐसी बातें यामिनी के दिल में और शक पैदा कर देती हैं। ऐसे अब कुछ दिन और गुजरते हैं और आज यामिनी का शादी के बाद पहला जन्मदिन होता है। यामिनी तो बताओ, क्या करना है तुम्हें? कहीं घूमने जाना है, शॉपिंग करनी है, या कोई बढ़िया सी पार्टी? ये सब तो मैं अपने हर बर्थडे पर करती हूँ। ये बर्थडे मेरा कुछ ज्यादा स्पेशल है, तो क्यों ना हम पूरी फैमिली साथ में एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच करने चले।
हाँ, यही सही रहेगा। मेरा भी कब से बाहर का खाना खाने का मन कर रहा था। तो ठीक है, सब जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर हम लंच पर चलेंगे। तारा, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। तारा को घर पर ही रहने दे, हम सब चले जाएंगे, पीछे से कोई आ गया तो। अरे वैसे भी आजकल मोहल्ले में काफी चोरियां हो रही है, किसी एक का तो घर पर रुकना जरूरी है। और वैसे भी इसे तो कहीं बाहर आना जाना भी पसंद नहीं है, तो इसको लेकर जाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। यामिनी का तारा को छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, लेकिन अब वो चाहकर भी क्या कर सकती थी। यामिनी अब अपनी सास, ससुर और पति के साथ जाकर लंच करती है। वो सबसे छुपाकर तारा के लिए थोड़ा खाना पैक करवा देती है और घर आते ही यामिनी सबसे छुपाते हुए तारा को उसके कमरे में वो खाना देने जाती है। तारा, तुम तो बाहर चल नहीं सकी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना बाहर से ले आई हूँ। चलो अब इसे जल्दी से खा लो, काम तो होता रहेगा। अरे भाभी, इसकी क्या जरूरत थी, मैं ये सब नहीं खाती। क्यों नहीं खाती? अच्छा होता है, चलो जल्दी से खा लो। तारा को खाना देकर वो चली जाती है। इसके बाद तारा जब उस खाने को खाती है तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। पता नहीं कितने समय के बाद इतना अच्छा खाना खाया है। इस नरक जैसे घर में रह रहकर मैं तो इतने अच्छे खाने का स्वाद भी भूल गई थी। भाभी का ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तारा खाना खाती है और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। यामिनी और सुनीता शॉपिंग के लिए एक मॉल गए होते हैं कि तभी एक सुंदर सी ड्रेस दिखती है, जिसे देखकर ये ड्रेस कितनी अच्छी है ना, हमारी तारा पर काफी अच्छी लगेगी। उसका रंग भी साफ है और दुबली पतली भी है, क्यों ना उसके लिए ले ले। हम यहाँ तेरी शॉपिंग के लिए आए हैं ना कि तारा की। और वो इस तरह के कपड़े नहीं पहनती, उसे सादे और सिंपल कपड़े ही पसंद है। यामिनी तारा के लिए कितनी भी कोशिश करके कुछ क्यों ना करे, लेकिन ससुराल वाले उसे तारा के लिए कुछ नहीं करने देते। ऐसी अब समय कुछ और गुजरता है और आज कमलेश का दोस्त सोमनाथ घर पर आता है। तारा सोमनाथ के लिए चाय बनाकर जैसे उसे लाकर देती है, गलती से तारा से थोड़ी सी चाय सोमनाथ पर छलक जाती है। जैसे ही अब सोमनाथ घर से जाता है तो कमलेश तारा का हाथ पकड़कर उसे डांटने और मारने लगता है। तुझसे कोई काम ढंग से नहीं होता, बस हमारी नाक ही कटवाती रहना जिंदगी भर। पापा छोड़ दीजिए, पापा मैंने जानबूझकर चाय नहीं गिराई, वो गलती से गिर गई थी। कमलेश मार ही रहा होता है कि तभी वहां यामिनी आती है और तारा को कमलेश से दूर करके। पापा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? घर की जवान लड़की पर कोई इस तरह से हाथ उठाता है क्या? अरे तू रहने दे बहू, तुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जिस दिन तुझे इसकी सच्चाई पता चलेगी ना, उस दिन तेरी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इतना कहकर कमलेश अब कमरे से चला जाता है। तो वहीं अब यामिनी। तारा, आप बताओ क्या हुआ है? कुछ तो ऐसी बात है जो अभी तक मुझे नहीं पता चली। तुम खुद बता रही हो या मैं खुद पता लगाऊं? भाभी, कोई बात नहीं है, बस मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तारा रोते हुए अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और इस बार भी यामिनी को कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन, बहू, मैं और तुम्हारे ससुर जी किसी काम से बाहर जा रहे हैं, शाम तक ही आ पाएंगे। अनुराग भी ऑफिस गया है, तो तुम घर संभाल लेना। और तारा को बोल कर रखना कि हमारे आने तक रात का सारा खाना बना कर रखे। तुम उस पर नजर रखना, बाकी सारे काम वो खुद कर लेगी। सुनीता और कमलेश कुछ समय के लिए बाहर चले जाते हैं। अनुराग भी आज शाम को ही ऑफिस से आने वाला होता है। आज तुम्हारी सारी कामों से छुट्टी है, आज तुम बस आराम करोगी और सारा काम मैं करूंगी। भाभी, आप क्या कह रही हैं? तुमने बिल्कुल सही सुना, आज घर पर कोई नहीं है, तो तुम जी भर कर आराम करना। यामिनी तारा का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर ले जाकर बिठा देती है और अब जल्दी जल्दी घर के सारे काम करने लगती है। इसे देखकर तारा, पहली बार इस नरक जैसे घर में आज सुकून मिला है मुझे। मैं तो समझती थी कि भाभियां बहुत बुरी होती हैं, लेकिन मेरी भाभी तो बहुत अच्छी है। तारा मनी मन काफी ज्यादा खुश होती है। तो वहीं यामिनी अब तारा और अपने लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाती है, जिसे दोनों नंद भाभी मूवी देखते हुए खाती हैं। अच्छा है ना पास्ता? पता है, मैंने अपने मायके में हमेशा पास्ता बनाती थी तो सभी को काफी पसंद आता था। भाभी, सच में पास्ता बहुत अच्छा है, मैं तो ये पहली बार खा रही हूँ। खाना खाने के बाद अब दोनों नंद भाभी खूब बातें करती हैं, गेम खेलती हैं, यहाँ तक कि साथ में वीडियो भी बनाती हैं। जैसे शाम होने को आती है तो तारा फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगती है, लेकिन तारा के लिए ये काफी ज्यादा सुखद पल थे। ऐसे अब कुछ दिन और गुजरने लगते हैं। मेरा जो दोस्त है ना अनिकेत, उसकी अगले हफ्ते शादी है, उसने हम सभी को इनवाइट किया है। चलो, किसी की तो शादी का इनविटेशन आया। तारा, इस बार तुम भी हमारे साथ शादी में चलना, लोगों से मिलोगी, बातचीत करोगी, बाहर जाओगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अरे नहीं बहू, रहने दे, इसे नहीं पसंद तो क्यों जबरदस्ती करना। इस बार तो जबरदस्ती होगी। तारा, तुम चलोगी हमारे साथ, समझी? यामिनी की जिद के आगे अब तारा भी कुछ नहीं कर सकती थी। इसी तरह हफ्ता भर गुजरता है और आज यामिनी तारा को अपना एक बढ़िया सा सूट पहनने के लिए देती है और उसे अच्छे से तैयार करती है। तुम कितनी सुंदर लग रही हो, अपने आप को ऐसे ही ग्रूम करके रखा करो, समझी? यामिनी तारा को तैयार करके नीचे लेकर आती है तो सभी घर वाले तारा को घूर घूर कर देखने लगते हैं।
लेकिन वो किसी से नजर नहीं मिला पाती। थोड़ी देर में सभी बैंक्वेट हॉल में पहुंच जाते हैं और अब तारा पहली बार लोगों से थोड़ा खुलकर मिलती है। तभी सुनीता उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाती है। कुछ ज्यादा ही दांत नहीं फाड़ रही है तू? भूल मत, वापस तुझे इसी घर में आना है। तो बस बहू की वजह से यहाँ ले आए, अगर उसे भी तुम्हारी असलियत का पता चल गया ना तो वो तो तुझ पर थूकेगी भी नहीं। सुनीता की ऐसी बातें तारा को अब काफी ज्यादा उदास कर देती हैं। वहीं यामिनी भी हार नहीं मानती और हर रोज उसे वापस फैमिली में इन्वॉल्व करने की कोशिश करती है। सबके साथ बैठकर खाना खाना कितना अच्छा लगता है ना। माना तुम्हें आदत नहीं है, लेकिन आदत बनाओगी तभी तो होगी। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना मैंने? ऐसे ही अब समय गुजरता रहता है और आज यामिनी का कजन ब्रदर अविनाश उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आता है। कैसी हो यामिनी दीदी? पढ़ाई की वजह से मैं आपकी शादी में नहीं आ पाया, लेकिन देखो जैसे ही शहर वापस आया तो सबसे पहले आपसे मिलने आया हूँ। अनुराग जीजू और बाकी घर वाले कहाँ हैं? माँ जी पड़ोस में गई हैं और पापा जी किसी काम से बाहर गए हुए हैं। तुम्हारे भैया भी बस आने वाले हैं। वैसे दीदी मुझे लैपटॉप का कुछ काम था और उसके लिए पेन ड्राइव चाहिए थी। क्या घर में कोई एक्स्ट्रा पेन ड्राइव है? घर पर तो नहीं है, लेकिन यहाँ आसपास कोई शॉप होगी। तारा, तुम्हें कोई शॉप पता है? हाँ, वो सामने वाले रोड है ना, उसकी गली में जाकर 2-3 शॉप्स हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी पेन ड्राइव। चलो अच्छा है, एक काम करो, तुम अविनाश के साथ चली जाओ, उसे यहाँ के बारे में ज्यादा पता नहीं है। क्या भाभी, लेकिन मैं क्यों? पास में तो दुकान है ही, ये खुद चले जाएंगे। इसी रास्ते ठीक से याद नहीं होते हैं ना। मैं अनुराग की बाइक की चाबी लेकर आती हूँ, तो तुम बाइक से चले जाना, जल्दी आना जाना हो जाएगा। तारा जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी भाभी को जबरदस्ती करने पर वो अविनाश के साथ बाइक पर बैठकर पेन ड्राइव लेने चली जाती है। और जब दोनों पेन ड्राइव लेकर घर आ रहे होते हैं कि तभी अनुराग अपनी गाड़ी से तारा और अविनाश को साथ देख लेता है। भड़कते हुए अनुराग जैसे ही घर आता है। अनुराग, तुम आ गए? ये देखो, आज मेरा भाई आया है अविनाश, और अविनाश ये हैं तुम्हारे जीजू। ये जानकर कि अविनाश यामिनी का भाई है, अनुराग को काफी गुस्सा आता है। और अविनाश के जाने के बाद यामिनी जब किसी काम से बाहर जाती है तो अनुराग गुस्से में अपनी बहन को मारने लगता है और इतना मारता है कि आज तो उसकी नाक से खून निकल आता है। कुछ देर बाद यामिनी जब घर आकर तारा की ऐसी हालत देखती है तो आज वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब तो शादी हो गई है, मुझे पता है घर वालों में से ही किसी ने तुम्हारे साथ ये सब किया है, तो बताओ किसने किया और क्यों? अभी जो भी कुछ भी हो रहा है ना, वो सब मेरी ही गलती की वजह से हो रहा है। तुमने ऐसी भी क्या गलती कर दी कि तुम्हारा मायका तुम्हारे लिए नरक बनता जा रहा है? भाभी, अगर मैंने आपको बताया तो कहीं आप भी मुझसे नफरत न करने लग जाओ। मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगी, बस मुझे सब कुछ जानना है कि क्या हुआ था। आज से तकरीबन 2 साल पहले तारा अपने परिवार वालों के साथ एक गांव में रहती थी और 2 ही हफ्तों में तारा की शादी भी होने वाली थी, जिसके चलते पूरे घर में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही होती हैं। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब मेरी नन्ही सी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई। हमारी बेटी की शादी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। जिस तरह उसके माता पिता और उसके भाई उससे आज के समय में इतनी नफरत करते हैं, तो वहीं 2 साल पहले वो लोग उस पर पूरी तरह से जान छिड़का करते थे। तारा अपने कमरे में शादी के बाद पहनने वाली साड़ियों को एक बैग में भर रही होती है कि तभी तारा के पास उसकी सहेली अर्चना का कॉल आता है। तारा, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। मैं बस एक बार केतन से मिलना चाहती हूँ। यार, कुछ भी करके मुझे उससे मिलवा दे। मैं कैसी अर्चना, मेरा भी अब घर से बाहर आना जाना बंद हो गया है। तो जानती है ना, कुछ दिनों में मेरी शादी होने वाली है, तो भूल जा केतन को। यार, मैं केतन को नहीं भूल सकती, बस आखिरी बार मिलवा दे। एक काम कर, रात में तू पीछे वाले जंगल में आ जाना, केतन भी वहीं होगा, मैं भी आ जाऊंगी। और अगर हमें किसी ने पकड़ भी लिया तो मैं कह दूंगी कि मैं तुझसे मिलने के लिए आई हूँ। प्लीज अपनी दोस्त के खातिर तो इतना नहीं करेगी? तारा जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अर्चना की ऐसी हालत देखकर वो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर सीधे जंगल की तरफ चली जाती है कि तभी अनुराग जो छत पर खड़ा था वो तारा को जंगल की तरफ जाता हुआ देख लेता है। और अनुराग भी तारा का पीछा करते करते जंगल आ जाता है और देखता है कि उसकी बहन तारा एक केतन नाम के लड़के से मिल रही है। तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? और ये लड़का कौन है? कहीं तुम्हारा इसके साथ कोई चक्कर तो नहीं है? मेरा इसके साथ कोई चक्कर नहीं है, बल्कि ये तो अर्चना का बॉयफ्रेंड है। वो इससे बस एक बार मिलना चाहती थी। पता नहीं अर्चना कहाँ रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं है। तारा के साथ अनुराग काफी देर तक इंतजार करता है, लेकिन अर्चना नहीं आती और अनुराग तारा और केतन को लेकर सीधा अर्चना के घर पहुंचता है, जहां अर्चना जैसे ही केतन को देखती है तो उसे पहचानने से साफ इनकार कर देती है। नहीं, मैं नहीं जानती ये लड़का कौन है। तारा झूठ कह रही है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अर्चना के घर वाले तो काफी खतरनाक है।
इसके भाइयों का तो गुंडों के साथ उठना बैठना है। अगर मैं इनके हाथ लग गया तो ये तो मुझे ऊपर पहुंचा देंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। तारा के घर वाले शरीफ है, यही सही मौका है बचने का। भैया, मैं डर गया था इसलिए मैंने झूठ कह दिया था। मैं असल में तारा का ही बॉयफ्रेंड हूँ। केतन, तुम ये क्या कह रहे हो? अर्चना, तुम तो कम से कम सच कहो। तुम तो केतन से प्यार करती हो ना? लड़की, बहुत हो गया तेरा नाटक। खुद बद किरदार है और हमारी बेटी को बदनाम कर रही है। धीरे धीरे सारी बात गांव भर में फैल जाती है, जिसके चलते अब तारा का रिश्ता भी टूट जाता है। अरे हम तो समझते थे कि आपकी बेटी एक शरीफ लड़की है, लेकिन ये तो बहुत नीच किस्म की है। हम ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। गांव भर में बदनामी के बाद अब तारा के परिवार वालों का वहां रहना मुश्किल हो गया था, जिसके चलते वो सब कुछ छोड़कर शहर आ जाते हैं। और जब ये सारी बात यामिनी को पता चलती है तो तारा, सबसे बड़ी गलती तुम्हारे घर वालों की है, जो उन्होंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया वो तो आज आराम से रह रहे होंगे और तुम ऐसी नरक भरी जिंदगी जी रही हो। मैं ऐसा और नहीं होने दूंगी। यामिनी तारा से उसके गांव और उसकी सहेली और उसके बॉयफ्रेंड के घर का पता लेती है और मायके जाने का बहाना करके यामिनी अपने कजन अविनाश के साथ ही तारा के गांव पहुंचती है। आप लोग कौन हैं और अर्चना के घर का पता क्यों पूछ रहे हैं? सरकार की तरफ से आए हैं, उनसे कुछ काम है हमें। गांव में रहने वाली लाजवंती नाम की औरत अविनाश और यामिनी को अर्चना के ससुराल का पता बता देती है। और जब वो लोग उसके ससुराल के बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अर्चना सबसे छुपते छुपाते जंगल की तरफ जा रही है और वहां वो अपने बॉयफ्रेंड केतन से मिल रही है। ये देखकर इसकी वजह से मेरी ननंद की जिंदगी नरक से बदतर हो गई है और ये यहाँ शादी के बाद अभी भी इस लड़के के साथ मजे कर रही है। यामिनी और अविनाश मिलकर चुपके से केतन और अर्चना की फोटोज ले लेते हैं और अब सीधा उनके पास जाते हैं। अगर तुम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारे इस नाजायज रिश्ते के बारे में गांव में किसी को पता चले तो चुपचाप से मेरे साथ शहर चलो और तारा के घर वालों को बताओ कि उस रात असल में क्या हुआ था। तुम हो कौन और हम भला क्यों जाएंगे? अर्चना की बात सुनकर अविनाश उसे उसकी और केतन की फोटोज दिखाता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी घबरा जाते हैं। तुम्हारी वजह से मेरी ननंद की जिंदगी बर्बाद हो गई है। अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो तो चुपचाप से हमारे साथ शहर चलो। हम शहर चलेंगे, लेकिन आप इस बारे में किसी को मत बताना प्लीज। अगले दिन अर्चना और केतन अपने अपने घरों में बहाना करके शहर आ जाते हैं और अब तारा के घर आकर वो तारा के परिवार वालों को सारी सच्चाई बताते हैं, जिसे सुनकर तुम दोनों की वजह से मैंने अपनी बहन पर शक किया। हमारी बदनामी की असली वजह तो तुम लोग थे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत गई और हम अपने घर की बेटी को गलत समझते थे। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम बच पाओगे? भले ही गलती इन लोगों की हो, लेकिन आप लोग भी कुछ कम नहीं हैं। अपनी घर की बेटी से पूछने की बजाय क्या हुआ था क्या नहीं, आपने उसे कसूरवार मान लिया और उस पर इस तरह अत्याचार करने लगे कि वो मायका, जो हर लड़की के लिए स्वर्ग से कम नहीं होता, वो तारा के लिए नरक बन चुका है। आप लोगों ने जो भी किया है ना, आप उससे कितनी भी माफी क्यों ना मांग लो, लेकिन कभी आप अपनी गलती की भरपाई नहीं कर पाओगे। सच्चाई सामने आने पर और यामिनी की बातें सुनकर सभी परिवार वालों को अपनी गलती का एहसास होता है। वहीं अगले दिन हमेशा की तरह तारा सुबह 4 बजे जैसी उठती है कि तभी सुनीता उसके कमरे में आती है। मैं तो बस उठ ही गई थी, जल्दी से काम कर रही हूँ मैं। बेटा, तुझे अब घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने मेड रख ली है, सुबह आ जाएगी वो। मैं तो बस तुझे यहाँ ये कहने आई थी कि तू अब आराम कर। मैं जानती हूँ हमने जो किया उसकी माफी हमें इतनी जल्दी तो नहीं मिल सकती, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। इतने लंबे समय के बाद अपनी माँ के मुंह से अपने लिए बेटा शब्द सुनकर तारा को तो यकीन ही नहीं होता। तो वहीं तारा आज सबके साथ नाश्ता कर रही होती है। तारा, वो तुम्हारी फेवरेट हीरो है ना, उसकी आज एक मूवी रिलीज हुई है। क्यों ना तुम हमारे साथ देखने चलो? याद है जब हम गांव में रहते थे तो कैसे हर महीने मूवी देखने के लिए शहर आते थे। जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। अनुराग उसे एक अच्छे से थिएटर में मूवी दिखाने ले जाता है और उसके बाद एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच और फिर ढेर सारी शॉपिंग करवाता है। ये सब तारा के लिए किसी सपने से कम नहीं था। वहीं आज कमलेश अपने दोस्तों को घर पर बुलाकर, ये मेरी बेटी है तारा, पढ़ने लिखने में तो हमेशा अव्वल ही रही थी। अब सोच रहा हूँ कि दोबारा से इसकी आगे की पढ़ाई शुरू करवा दूँ। मुझे तो अभी भी ये सब एक सपने जैसा लगता है। मेरे नरक जैसे घर को वापस स्वर्ग बनाने के पीछे सिर्फ मेरी भाभी का हाथ है। अब सभी मेहमानों के जाने के बाद तारा जल्दी से अपनी भाभी के पास जाती है और उनके गले लगकर रोने लगती है। भाभी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरे नरक जैसे मायके को आपने दोबारा स्वर्ग बना दिया। सब कुछ अभी भी सपने जैसा ही दिखता है। मुझे तो लगता था कि जिंदगी भर में ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाऊंगी।
ऐसा मत कहो। बस हमेशा याद रखना, जहाँ तुम्हारी गलती नहीं हो ना, वहाँ लड़ना सीखो, चाहे सामने तुम्हारा अपना परिवार ही क्यों ना हो। एकदम से तो नहीं सही, लेकिन धीरे धीरे कर अब तारा के दिल में जो उसके घर वालों को लेकर डर था, अब वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है और अब तारा भी पहले की तरह हंसी खुशी से रहने लगती है।